चलिए बेटा, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने जो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हेनरीज लॉ, उसके प्रॉब्लम, वो सब हमने डिस्कस कर दिया। आज का हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया कि टॉपिक का पूरा नाम है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें से हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करने जा रहे हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहला हम लोग ये समझेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती हैं। जो सोल्यूट पार्टिकल हम लोग डालते हैं उसके नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती हैं, उनके नेचर्स पर डिपेंड नहीं करती, सोल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। उन प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा हमारे पास एक इसी टाइप की प्रॉपर्टीज होती है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करती हैं, सोल्यूट की नेचर पे भी डिपेंड करती हैं, दोनों पर डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो हम इन दोनों की डेफिनेशन राइट डाउन कर लेते हैं। तो अपन राइट डाउन करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव properties are those properties which are dependent on number of solute particles or concentration of solute particles in solution and are not dependent on their nature that is charge, size और शेप। यानी कि जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, जो सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती हैं। सोल्यूट के जो नंबर्स ऑफ आयंस होंगे उनके ऊपर डिपेंड करती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में उस पर डिपेंड करती है। उन प्रॉपर्टीज को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो क्लियर हो जाए बेटा, जो प्रॉपर्टीज सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें और यानी कि हमारे पास कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे सोल्यूट पार्टिकल की, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसी जैसी हम लोग प्रॉपर्टीज लेते हैं जो हमारे पास मिलती जुलता अपन नेम है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज are those properties which are dependent on both number of solute particles and nature of solute particle in solution। जो दोनों चीज पे डिपेंड करेगी वो प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सी होंगी? which are dependent on both number of solute particles and nature of solute particle in solution are known as
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। हम लोग एग्जाम्पल भी लेकर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ही क्लियर है। एग्जाम्पल है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, हाँ, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो अपन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मान लिया दो सॉल्यूशन है यहां पर। सपोज वी हैव टू सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन एंड KCl सॉल्यूशन। तो दोनों में क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अपन पे आयन कौन है, Na+, और इसके अंदर आयन कौन है, K+। तो इनकी नेचर तो अलग अलग होगी। अब जब नेचर अलग अलग होती है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो दोनों अपन सॉल्यूशन है इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होगी, बट दोनों में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। तो इन दोनों के नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ आयंस हमारे पास यहां पर कितने हैं, 2, यहां भी कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ आयंस सेम है, सो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी सेम। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी सेम। अब एक बात यह भी है कि अपन इस बात में ध्यान देना है कि इफ अल्फा इज 100%, यानी कि डिसोसिएशन इज इक्वल टू 100%, इज इक्वल टू 100%, ये हमने मान लिया। वैसे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएशन होगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि अपन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये अपन सॉल्यूशन में कैसे वर्कआउट करती हैं। तो इस चीज को पहले हम लोग यहां पर समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन में कैसे वर्कआउट करेंगी। चलिए हम लोग आगे अपन पहले इनके टाइप लिख लेते हैं, फिर अपन लोग इनका वर्किंग समझेंगे, कैसे ये वर्कआउट करने वाली है, किस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर वर्क करेंगी। चलिए बेटा हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो अपन यहां पर लिख सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ 4 टाइप्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ 4 टाइप्स। हाँ, फर्स्ट वन यहां पे राइट डाउन करने जा रहे हैं, रिलेटिव lowering of vapor pressure RLVP। सेकेंड वन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग इसे डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टीवी। थर्ड वन है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसे हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करेंगे। और फोर्थ वन है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब इन चारों प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इन चारों प्रॉपर्टीज को बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग इन चारों प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास जो सॉल्यूशन में है वो किस तरीके से वर्कआउट करने वाली हैं, और एक एक करके हम लोग इनका अपन पे डिस्कशन भी करने वाले हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात जो मेन समझाना चाह रहा हूं, प्रॉब्लम में जो हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी उसमें थोड़ा सा हमें इस बात का ध्यान देना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का इसके साथ क्या रिलेशन है। वो समझ में आ जाएगा तो फिर हम लोग इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अपन कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो अपन लोग यहां पर जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, दीज 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल वर्क इन द सॉल्यूशंस। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाली बात है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर अपन लोग सबसे पहले जो हमारे पास में
सबसे पहले ध्यान देना बेटा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला पार्ट है वो कैसे वर्कआउट कर रहा है। तो इस चीज को समझ लो। मान लिया तुम्हारे पास में, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन है, एक NaCl और एक तुम्हारे पास Na2SO4, और NaCl और Na2SO4 दोनों 100% आयनाइज होते हैं। तो यहां पर मैंने ये बोल दिया कि एक NaCl सॉल्यूशन है और एक Na2SO4 सॉल्यूशन है, और दोनों ही अल्फा बराबर दोनों में 100% है, दोनों में। यहां भी अल्फा 100% है, मतलब आयनाइजेशन 100% है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितने आयंस होंगे, इसमें दो आयंस होंगे, Na+ और Cl-। तो इसके अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए बेटा, नंबर ऑफ आयंस हो गए हमारे पास 2, और इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए हमारे पास, यहां पर 3, 2Na+, नंबर ऑफ आयंस 3 हो गए, 2Na+ एंड सल्फेट आयन, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस 3 हो गए। अब हमारे पास में जो नंबर ऑफ आयंस है उसके ऊपर तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। इसका मतलब जो NaCl सॉल्यूशन है और Na2SO4 सॉल्यूशन है, इन दोनों के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। जिन सोल्यूट का किसी भी सॉल्वेंट में डिसोसिएशन नहीं होता या एसोसिएशन नहीं होता, इन दैट केस द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी सेम फॉर दोज सोल्यूट इफ कंसंट्रेशन इज सेम। मतलब ऐसा समझो कि मेरे पास मान लिया यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। अब इन चारों की सेम कंसंट्रेशन है, सेम कंसंट्रेशन ले ली मैंने चारों की 1 मोलर। तो इन चारों में अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन इक्वल है, इनका टेम्परेचर सेम है, तो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सबका सेम होगा, क्योंकि इनका डिसोसिएशन नहीं होता। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो सोल्यूट डिसोसिएट होते हैं, जिन सोल्यूट में नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट होते हैं, उन सब में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बात हम लोग एग्जाम्पल से समझ ही लेते हैं कि अपन ये कैसे हमारे पास में नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेंगे। तो इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए जो साइंटिस्ट आए, जिन्होंने नंबर ऑफ आयंस का रोल बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ आयन के साथ रिलेट होंगी, वो थे वांटा फैक्टर। तो हम लोग हेडिंग डाल लें वांटा फैक्टर, और वांटा फैक्टर से हम लोग समझ पाएंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैसे हमारे पास में यहां पर कैलकुलेटेड होंगी, जो डिफरेंट सोल्यूट होंगे उनमें कैसे हम लोग यहां पर सोल्व करके निकाल के लाएंगे। तो यहां पर ध्यान देंगे, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। वैसे तुम्हें ये बात अपन को समझ में आ जानी चाहिए यार, इन साइंटिस्टों के नाम भी ऐसे ही हैं। देखो तुम्हें पता भी होगा कि पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए हैं जिनका नाम हमें लेने में भी दिक्कत होती है। वांट ऑफ फैक्टर सीधे टी नहीं था, VANT, उसमें भी डैश लगा रखा ऊपर। चलो ठीक है, चलता है। अपने यहाँ तो इंडिया में बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है, गोपाल, रवि, चंदन, किसी का भी नाम ले लो, कोई भी नाम रख लो और सब इजी गोइंग। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि वांट ऑफ फैक्टर जो है उसमें अपन इस तरीके से लिखना है। चलिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई, तो लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई, स्मॉल आई, ठीक है ना। क्या होता है आई डिफाइंड एज, हाँ तो लिख लेंगे हम, आई क्या डिफाइंड होता है, इट इज डिफाइंड एज, क्या हम लोग दो तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेने वाले हैं बेटा, एक एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसे लेने वाले हैं, और एक बे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेने वाले हैं जो थ्योरेटिकल हैं, कैलकुलेटेड हैं, जो हमारे पास में नॉर्मल है। तो यानी कि दो तरह की हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। एक तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, मेजर्ड और एक्चुअल। कोलिगेटिव वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर कैलकुलेटेड
नॉर्मल, नॉर्मल और थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, अब हम लोग स्टार्ट आगे भी करने वाले हैं। अब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग दोनों डिवाइड करके निकाले वो आई है, वांटा फैक्टर है। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उनमें डिफरेंस है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल फिर देकर समझा देता हूं। सपोज तुम्हारे पास यहां पर दो अपन पे यानी कि सॉल्यूशन है, एक यूरिया का और एक NaCl का, ध्यान से देखते रहना। तो यूरिया सॉल्यूशन में जो एक्सपेरिमेंटल अपन पे ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जो अपन एक्सपेरिमेंटली हमने ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया होगा एक्सपेरिमेंटली, और जो थ्योरेटिकली हमने किया होगा मतलब कैलकुलेटेड होगा, जो फार्मूले से किया होगा, वो बराबर होंगे, यानी कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होता यूरिया। लेकिन अगर मेरे पास NaCl सॉल्यूशन है और मैं उस NaCl के आयंस का इफेक्ट नहीं लेता हूं, तो उसमें कैलकुलेटेड वैल्यू अलग होगी और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग होगी। इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस का रोल तो यहां पर है, यानी कि NaCl सॉल्यूशन में जो एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और जो फार्मूले से हमारे पास आएगा, उन दोनों में डेविएशन होगा अगर नंबर ऑफ आयन का इफेक्ट नहीं लेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस का इफेक्ट लेना है हमें, ठीक है ना। अब हम लोग आई की वैल्यू को अपन आगे समझ लेते हैं। आई की वैल्यू कैसे करेंगे बेटा, ध्यान देंगे। तो आई बराबर, यानी कि यहां पर आई की वैल्यू को हम लोग देखें, आई को हम लोग कैसे डिफाइन करने वाले हैं नेक्स्ट में। आई इज डिफाइंड एज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन और एसोसिएशन के पहले तो नीचे रखनी है और आफ्टर ऊपर रखनी है, ऊपर वाले में, यानी कि आयनाइज होने के बाद तो हमें ऊपर डिनोमिनेटर में रखना है, ऊपर न्यूमिनेटर में रखना है, और जो अपन पे बिफोर है उसे अपन को डिनोमिनेटर में रखना है। जैसे NaCl है तो NaCl में 1 मोल अगर मान लिया नीचे है तो हम लोग नीचे अपन 1 रख देंगे, और ऊपर जो है हमारे पास में जो न्यूमिनेटर है उसमें 2 आयंस हमारे पास, क्योंकि 2 आयंस में डिवाइड हो गए तो अपन 2 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में आई की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से हम लोग आई की वैल्यू को वर्कआउट कैलकुलेट करेंगे। तो अपन एक बात और समझ जाए, क्या आई की वैल्यू को निकालने के लिए हम कंसंट्रेशन वाले पार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, कंसंट्रेशन वाले पार्ट में भी कर सकते हैं, मोल्स में भी और कंसंट्रेशन में भी। अब तुम्हें एक चीज और समझाना चाह रहे थे हम कि कंसंट्रेशन जो होती है वो मोल अपॉन वॉल्यूम होती है, मोल जो होता है वो मास अपॉन मोलिकुलर मास होता है। तो क्या मैं आई की वैल्यू को यहां पर मोलर मास की फॉर्म में भी लिख सकता हूं? तो यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो होगी मोल अपॉन वॉल्यूम, और मोल हो गया मास ओवर ग्राम मोलिकुलर मास। तो इसका मतलब ऊपर था हमारे पास आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब एबनॉर्मल जो कंसंट्रेशन है वो ऊपर है, नॉर्मल कंसंट्रेशन ऊपर है। तो जब मोलर मास में बदलोगे तो नॉर्मल तो आ जाएगा हमारे पास में ऊपर और एबनॉर्मल नीचे आएगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है वो मोल अपॉन वॉल्यूम होती है और मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। तो यहां पर आई जो है वांट ऑफ फैक्टर वो हमारे पास अपोजिट हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास ओवर एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना बेटा। अब अपन नेक्स्ट में अपन ध्यान देंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कि हम लोग इस वैल्यू को निकाल के कैसे लाएंगे, मतलब आई को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आई का कैलकुलेशन बड़ी इजी है, अपन वहां से हम लोग जो सोल्यूट है उसको देख करके अपन आसानी से कर सकते हैं। तो सोल्यूट हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक तो कोई सोल्यूट जो अगर सोलवेंट में डाला और वो अगर डिसोसिएट हो गया, देन
कि अपन आयंस कितने दे रहा है उसके ऊपर हम लोग आई की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि दो तरह के हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हैं, दो तरह के अपन बिहेवियर शो करने वाले हैं। वो एक तो वो अपन जो सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डालने पर डिसोसिएट होने वाले हैं, और एक वो जो सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डालने पर एसोसिएट होने वाले हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, NaCl को वाटर में डालोगे दो आयंस देगा, Na+Cl-, अगर 100% आयनाइजेशन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है 100% ही मानते हैं हम लोग। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं, और एक दूसरा एग्जांपल और ले लो, एसिडिक एसिड है वाटर में डाल दिया तो एसिडिक एसिड भी हमारे पास दो आयंस देगा, बट उसका डिसोसिएशन हमारे पास में 100% नहीं होता, तो उसके लिए हमारे पास में आई की वैल्यू 2 नहीं होगी। बाई चांस हो जाए तो हो जाए, बट बहुत ज्यादा डाइल्यूट केस में, बट अपन जनरली उसकी वैल्यू आई की 2 से कम होगी। बट अपन एसिटिक एसिड को अगर मैं वाटर की जगह अगर मान लिया बेंजीन में डाल दूं, इन दैट केस कि वो एसिटिक एसिड अगर बेंजीन में डालेंगे देन इट विल गो टू डाइमराइज। इसका मतलब कुछ सोल्यूट वाटर में डालते हैं तो वो डिसोसिएट होते हैं, कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं जो किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो एसोसिएट होते हैं। तो यानी कि हम लोग जो सोल्यूट हमारे पास अवेलेबल है, जैसे एसिटिक एसिड था, उसे वाटर में डाला तो वो डिसोसिएट हुआ, अगर हमने बेंजीन में डाला तो एसोसिएट हुआ। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे पास में अलग अलग है। तो हम लोग जो सोल्यूट है उसका अपन दो तरीके से वांटा फैक्टर निकालने वाले हैं, व्हेन सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन, व्हेन सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, लिख लेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ वांटा फैक्टर। Vanta factor when solute undergo dissociation। थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं इसे, डिसोसिएशन, ठीक है ना, डिसोसिएशन को हाईलाइट कर दिया बेटा मैंने। अब कैसे निकालते हैं हम लोग वांटा फैक्टर सोल्यूट का जब डिसोसिएशन होता है। तो मैंने एक सोल्यूट ले लिया, लेट अस एज्यूम कि हमारे पास एक सोल्यूट है AXB/, और ये सॉलिड था, और ये जब हमने वाटर में डाल दिया तो ये अपन आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये अपन जो सोल्यूट है जो हमारे पास AXB/, है, इसको हमने वाटर में डाला और ये आयनाइज हो गया XaY पॉजिटिव प्लस YBX नेगेटिव। इस तरीके से आयंस में डिसोसिएट हो गया, ठीक है ना। ये एक्वस हमारे पास में यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन C है तो इस सोल्यूट की तो C-C अल्फा, यहाँ पर हो गया XC अल्फा और यहाँ पर हो गया YC अल्फा। ये हमारे पास कंसंट्रेशन हो गई टोटल। इस वाले अपन पे आयंस की कंसंट्रेशन XC अल्फा, इसकी होगी YC अल्फा और इसकी होगी C। ये हमने केमिस्ट्री में जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वहाँ पे हमने स्टडी किया होगा, PCl5 का डिसोसिएशन किया था हमने PCl3 + Cl2 में, तो वहाँ पे पढ़ते हैं हम A- A अल्फा A अल्फा A अल्फा। ऐसे ही हमारे पास C अपन मोल्स थे यहाँ पर या कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर दोनों चीज़ में ले सकते हो मोल्स या कंसंट्रेशन, बट यहाँ पर तो हम लोग T=0 पर इनिशियली कंसंट्रेशन ही ले रहे हैं, तो C कंसंट्रेशन है। और किसी भी टाइम पर हमारे पास जब डिसोसिएशन हो रहा है, जब सोल्यूट हमारे पास आयंस में कन्वर्ट हो गया, तो उस समय कंसंट्रेशन इसकी C-C अल्फा है, तो इसकी हो जाएगी XC अल्फा, इसकी हो जाएगी YC अल्फा। तो आफ्टर डिसोसिएशन द कंसंट्रेशन ऑफ टोटल आयंस इज, यानी कि ये भी पूरा अपन हाथ में प्रेजेंट है, ये भी है, ये भी है, तो इन तीनों के हम लोग ऐड कर सकते हैं। बिफोर डिसोसिएशन द कंसंट्रेशन इज C, तो वांटा फैक्टर निकाल सकते हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज आफ्टर डिसोसिएशन द टोटल सम ऑफ कंसंट्रेशन इज C-C अल्फा XC अल्फा प्लस YC अल्फा ओवर C। यहाँ से बेटा अपन वैल्यू को सोल्व करेंगे और थोड़ा हम लोग कॉमन ले लेंगे, C को कॉमन लेके x + y-1, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास x + y-1 इंटू अल्फा, ये आ चुकी। तो i की वैल्यू हमने निकालनी है, i की वैल्यू हमने निकाल ली है बेटा। i की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 प्लस x + y को n लिख दिया, n-1 इंटू अल्फा। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया x + y = n, तो ये नोट कर लो, x + y की वैल्यू n, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस, यानी कि इन दोनों की जो सम है x और y का वो n होता है। तो हमारे पास वांटा फैक्टर का डिसोसिएशन में जब सोल्यूट कोई भी डिसोसिएट होगा तब हमारे पास वांटा फैक्टर की वैल्यू आ चुकी है, आई का फार्मूला हमारे पास आ चुका है, उसे नोट कर लेंगे हम। तो डिसोसिएशन में सोल्यूट डिसोसिएट, तो वांटा फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई बराबर हो जाएगा 1 + n-1 इंटू अल्फा, ठीक है ना, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, डिसोसिएशन।
अब हम लोग एक बात और समझ लेते हैं, n कितना होगा। n जो वैल्यू है वो है x प्लस वाई के बराबर। अच्छा एक चीज़ और भी है, ये हमें समझ में आ भी रहा है कि मान लिया n की वैल्यू हम लोग NaCl में ले लें, तो NaCl एक बार यहाँ पर समझ भी जाओ, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर 1 और 1 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 2। जैसे Na2SO4 है, तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, ये x है ये y है, x बराबर है 2 और y पूरा बेटा सल्फेट पूरा है, 4 नहीं है सल्फेट, ये पूरा सल्फेट एक ही है, तो ये हो गए 3। ऐसे ही अपन पे Na3PO4 है, तो इसके अंदर x प्लस वाई की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 + 1 4। तो यहाँ पर अपन वैल्यू ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो रख सकते हैं अपन, जैसे 2 रख दिया तो 2 - 1 1 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू अगर 100% अपन डिसोसिएशन ले लें तो अपन यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास में मिल करके हमारे पास आ जाएगी 2, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हम लोग हर केस में आई की वैल्यू निकाल भी सकते हैं। अगर हमें आई की वैल्यू निकालनी हो NaCl में, तो आई की वैल्यू NaCl के अंदर हमारे पास 2 होगी इफ 100% आयनाइजेशन। एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा था कि जो अल्फा की वैल्यू है वो प्रॉब्लम में जनरली गिवन रहती है, बट अपन पे क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो हम 100% आयनाइजेशन एज्यूम करते हैं। जो सोल्यूट हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उन केस में कई बार नहीं भी देते हैं, उस केस में हम लोग 100% आयनाइजेशन एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा इस केस में हम ये भी समझ पा रहे हैं, इन डिसोसिएशन आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इन डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, आई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, ये बात अपन ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ एसोसिएशन में, फिर मैं एक प्रॉब्लम भी दे दूंगा दोनों में। या अपन निकाल ही लेते हैं, एक प्रॉब्लम ले ही लेते हैं ना, चलो। फाइंड द वांट ऑफ फैक्टर फॉर द गिवन solute present in solution, ठीक है ना। चलिए अपन ए हमारे पास है फर्स्ट वन Na2SO4 और इसके अंदर अल्फा की वैल्यू दी है बेटा 0.7, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। अल्फा 70% है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और बी हमारे पास है K4FeCN6, K4FeCN6, तो हम इसके अंदर अल्फा की वैल्यू 0.9, तो हम लोग सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 0.9, तो अपन बताओ मुझे, चलिए हाँ भाई बताओ कि अपन इसके लिए आई की वैल्यू कितनी निकालेंगे। तो आई बहुत ईजी है, वांट ऑफ फैक्टर, ये 3 आयन में डिसोसिएट होगा, कितने आयन में, 3 आयन में। कैसे पता चल रहा है, हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं Na2SO4 को इस तरीके से, 2Na प्लस सल्फेट आयन, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ आयन्स कितने होंगे, 3, तो 1 + 3 - 1 इंटू अल्फा, अल्फा है 0.7, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये हमारे पास देख सकते हो, ए पार्ट का आंसर आ चुका हमारा, ये वैल्यू निकाल दी मैंने। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 3 आयन्स हो गए, और ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 2 × 0.7 1.4 2.4, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला पार्ट हो चुका। अब दूसरा पार्ट भी ले लेते हैं इसी में हम लोग, बी पार्ट। पहले मैं इसमें डिसोसिएट कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर है कि मैं डिसोसिएट कर लेता हूँ। तो ये कितने आयन देगा बेटा, ये अपन पे देगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, बिल्कुल बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें नंबर ऑफ आयन्स कितने होंगे हमारे पास, 5, 4 + 1 ये पूरा 1 होगा, तो अपन आई की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 + 5 - 1 इंटू अल्फा है 0.9, तो ये हमारे पास हो गया 4 × 0.9 3.6 + 1 4.6, तो आई की वैल्यू 4.6। ऑलवेज रिमेंबर इट कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और आई का फार्मूला सबको एक बार रिपीट कर दूं फिर से मैं, आई बराबर 1 + n - 1 इंटू अल्फा। क्लियर है बेटा, आई बराबर 1 + n - 1 इंटू अल्फा। ये किस में लगाना है, हमारे पास अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोल देते हैं हम लोग, और n जो है टोटल नंबर ऑफ आयन्स हैं, और आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन। ये डिसोसिएशन में लगाना है। तो ये अपन प्रॉब्लम भी मैंने करके दिखाई, ठीक है। और किसी भी प्रॉब्लम में अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन नहीं है तो हम लोग यहाँ पर, जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया हुआ है एक आध कि उसमें भी हमारे पास में अल्फा की वैल्यू हमने 1 ली है,
तो जब भी हमारे पास किसी सोल्यूट में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जनरली उनमें अपन अल्फा नहीं देता है तो हम लोग अल्फा की वैल्यू 1 लेंगे, 100% डिसोसिएशन एज्यूम करेंगे। अब हमारे पास दूसरा केस है, सेकंड केस हम लोग लेते हैं बेटा। हाँ तो लिख लेंगे हम लोग सेकंड केस, व्हेन वांट ऑफ फैक्टर लिख लेना पहले। हाँ छोटा ही लिख देते हैं, वांट ऑफ फैक्टर when solute undergo एसोसिएशन। हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दी। एसोसिएशन में हम लोग वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान देना हमारी तरफ। तो अपन जब भी कभी भी हमारे पास कोई सोल्यूट अगर एसोसिएट होगा तो उसमें वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है, तो अपन एसोसिएशन में वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये समझ जाएं कि एसोसिएशन होता क्या है। एसोसिएशन का मतलब है, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का एग्जाम्पल भी देख लो साथ में। मान लिया मैं एसिटिक एसिड ले लेता हूँ, एसिटिक एसिड इज एडेड इन बेंजीन, ठीक है। तो एसिटिक एसिड को अगर बेंजीन में डालेंगे तो इट गो टू डाइमराइज, इट गो टू डाइमराइज, डाइमराइज, ठीक है ना। तो कैसे होगा, तुम यहां पर लोगे इस तरीके से डाइमराइज होगा, ये देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल, ये होता है डाइमराइजेशन 2। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर अगर बना के दिखाऊं बच्चों को, ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में भी बनी हुई है, तुम वहां पर भी देख सकते हो, ये देख सकते हो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये हो गया, देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये डाइमराइजेशन हो रहा है। अगर हमने बेंजीन में डाला एसिटिक एसिड को तो डाइमराइज होगा, बट व्हेनेवर वी ऐड एसिटिक एसिड इन वाटर इट गो टू आयनाइज। तो इसका मतलब अगर वाटर में अगर अपन एसिटिक एसिड डालते हैं तो वो आयनाइज हो जाता, बट एसिटिक एसिड को अगर बेंजीन में डाला तो डाइमराइज हो रहा है। और डाइमराइज अगर हो रहा है तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर जो होगा दैट इज नोन एज एसोसिएशन, की मॉलिक्यूल जुड़ गया। तो हम लोग एसोसिएशन में वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं तो ये हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। अब अपन समझ गए होंगे कि अपन एसोसिएशन कैसे होता है, मॉलिक्यूल का जुड़ जाना वो एसोसिएशन होता है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करेंगे कि एसोसिएशन कैसे वर्कआउट कर रहा है। मान लिया मेरे पास n मॉलिक्यूल है किसी सॉल्यूट के, वो अपन किसी भी सॉल्वेंट में डालने पर एसोसिएट हो गए En, ठीक है ना, इस तरीके से एसोसिएट हो गए। नाउ द इनिशियल कंसंट्रेशन T बराबर 0 पर C है, और किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन व्हेनेवर सॉल्यूट गो टू डाइमराइज और ट्राइमराइज यानी कि एसोसिएट, द कंसंट्रेशन बिकम C माइनस C बीटा। यहाँ पर n नहीं लगाया मैंने, देख सकते हो। जनरली हम लोगों को प्रैक्टिस ये रहती है, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर अपन लगाते हैं C माइनस 2C, या अपन जो भी वैल्यू है तो वहाँ पर 2C बीटा या 2C अल्फा, लेकिन यहाँ पर हमने C बीटा ले लिया और यहाँ पर हम लोग C बीटा बाई n कर देंगे। तो I की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग इन एसोसिएशन, कंसंट्रेशन आफ्टर एसोसिएशन सबको ऐड कर दीजिए आप, और बिफोर एसोसिएशन दैट इज C। तो हम लोग क्या लेंगे बेटा, C कट जाएगा इसके अंदर, 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू बीटा, ये आ चुका हमारा। इसका मतलब यहाँ पे I की वैल्यू हम लोग याद भी रखने वाले हैं, फार्मूला 1 प्लस 1/n माइनस 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू बीटा। और यहाँ पर n की वैल्यू, यहाँ पर जो n की वैल्यू है दैट इज डाइमराइज ट्राइमराइज इस तरह की वैल्यू है, और बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो बीटा को लिख देता हूँ मैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। वहाँ पे अल्फा था, यहाँ पे हम लोग बीटा ले रहे हैं, वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है। और n जो मॉलिक्यूल हमारे पास एसोसिएट हो रहे हैं, तो हम लोग n की वैल्यू को अपन कैसे अपन यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज गोइंग टू एसोसिएट। तो हम लोग यहाँ पर ये भी ध्यान रखें, इफ सोल्यूट अंडरगो डाइमराइजेशन फॉर डाइमराइजेशन n बराबर 2, ट्राइमराइजेशन मतलब अगर हमारे पास में कोई सोल्यूट ट्राइमराइज होगा तो n बराबर 3 लेना है, टेट्रामराइज होगा तो सोल्यूट के लिए हम लोग टेट्रामराइजेशन n बराबर 4 लेना है। इस तरीके से हम लोगों को लेना है।
और इस केस में अगर मैं तुम्हें कभी भी किसी भी सॉलिड के लिए कैलकुलेट करके दिखाऊंगा सॉल्वेंट में, तो आई की वैल्यू 1 से कम आएगी, यानी कि इन केस ऑफ एसोसिएशन आई इज ऑलवेज लेस देन 1। हम लोग इस बात को समझ जाएं, इन केस ऑफ एसोसिएशन आई इज लेस देन 1, ये भी अपन ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार अपन एग्जांपल लेके भी समझाता हूं तुम्हें कि कैसे अपन वांट ऑफ फैक्टर इन एसोसिएशन निकालते हैं। तो अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, समझ जाओगे आसानी से। फाइंड वांट ऑफ फैक्टर when acetic acid undergo dimerize in benzene, if degree of dimerization ब्रैकेट में बीटा 0.5, तो अपन लिख सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर अपन क्या लेंगे 1 + 1/n - 1 इंटू बीटा। n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2, क्योंकि डाइमराइज है। डाइमराइजेशन में n की वैल्यू कितनी लेंगे 2, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 1/2 - 1 इंटू बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी है 0.5, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यह आ जाएगा 1 - 1/2 इंटू 1/2। क्लियर अपन यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे -1/2 इंटू 1/2 -1/4, तो यहाँ पर -1/4 करेंगे तो 1 में से 1/4 करेंगे तो 3/4। आई इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन आई इज ऑलवेज लेस देन 1, बट इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो अपन इस बात का ध्यान रखें। और वांट ऑफ फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जितनी भी प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे उसमें वांट ऑफ फैक्टर को अपन यूज में लेंगे, इसीलिए सबसे पहले मैंने वांट ऑफ फैक्टर को एक्सप्लेन किया। तो वांट ऑफ फैक्टर वाला जो अपन टॉपिक है उसको अपन अच्छे से स्टडी करें, एनसीईआरटी में भी गिवन है और उसके अंदर भी यही एग्जाम्पल लेकर के समझाए गए हैं। तो बच्चे अपन जाकर के जब भी अपन टॉपिक को पूरा अपन स्टडी कर रहे हो उस समय पूरा अच्छे से ध्यान से अपन एक एक पॉइंट को सुने। और एक बात और मैं कह देता हूँ, सभी को चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। चैनल शिव के .चौहान SKC सर के नाम से अवेलेबल है, तो इसलिए वीडियोस को अच्छे से देखें। वीडियोस बहुत बेनिफिशियल हैं, बहुत मेहनत से बनाई जा रही हैं, जिससे कि सभी बच्चे इन वीडियोस को देख करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रख सकें और कंटिन्यू रखने के साथ साथ पूरी चीज़ें सीख सकें। तो बढ़िया एग्जाम्पल मिलेंगे, हर तरह की चीज़ इसके अंदर मिल जाएगी, पूरी थ्योरी, पूरे एग्जाम्पल। तुम बहुत बढ़िया से IT एडवांस, मेंस और नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो आराम से बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे, तब तक हम लोग वेट करें। थैंक यू। चलिए बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। थैंक यू बेटा।